गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 6 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत संज्ञा क्या होती है, यानी कि संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है आदि का विस्तृत अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत आज हम करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को अब शुरू करते हैं। संसार में पाए जाने वाले प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। आप सबको पता ही है, यदि कोई व्यक्ति है, स्थान है या कोई पशु है आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मेरा भी कोई नाम है, आपका भी है, किसी जानवर को देख लें तो उसका भी कोई नाम होता है, ठीक है। तो आदि का जो नाम होता है इन सब का, वही संज्ञा होती है। अब इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई प्राणी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान या उसका कोई गुण या उसकी कोई अवस्था या कोई भाव, उसके बारे में हमें जब पता चलता है, जो शब्द होते हैं जो उसके बारे में बताते हैं, बोध कराने का मतलब हमें बताते हैं या हमें उनसे पता चलता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया गया है जो एक ताजमहल का है, ठीक है। अब हम इससे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य हैं बच्चों, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला वाक्य है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक है, ये पढ़ा। अब दूसरा है, भारतवर्ष एक विशाल देश है, इसमें अनेक नगर एवं गांव हैं, ठीक है। तीसरा वाक्य है, अलमारी में से कोई भी पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, समझ आया। चौथा है, फूल में सुगंध व शहद में मिठास होती है। पांचवा वाक्य है, शेर और बकरी क्या कभी साथ साथ रह सकते हैं। तो इन वाक्यों को हमने पढ़ा, तो बच्चों आपकी समझ में क्या आया है इनसे, मैं बताती हूँ। इन वाक्यों में कुछ नाम प्रयुक्त हुए, जैसे क्या क्या हुए। जैसे पहला जो है प्राणियों के नाम, ठीक है। सबसे पहले हम प्राणियों के नाम के बारे में जानते हैं। तो शाहजहां एक प्राणी है वो, ठीक है। बेगम मुमताज जो कि शाहजहां की पत्नी थी, तो वो भी एक प्राणी हुई, ठीक है। अब शेर और बकरी ये भी एक प्राणियों में ही आते हैं, तो ये क्या हो गए, प्राणी हो गए सारे। फिर वस्तुओं के नाम में क्या क्या हो गया, ताजमहल, फूल, शहद, अलमारी और पुस्तक, ये किसके नाम है, वस्तुओं के नाम है। गुण और विशेषताओं के नाम है, जैसे सुगंध और मिठास, ये क्या है, उनके गुण हैं। जैसे सुगंध किस में होती है, फूल में, तो सुगंध यहाँ पे क्या हो गई, उसका एक गुण हो गई, उसकी विशेषता है। और मिठास किसमें, शहद में होती है, तो शहद की विशेषता क्या हो गई, उसकी मिठास हो गई, ठीक है। अब है स्थानों के नाम, जैसे भारतवर्ष एक स्थान है, देश, नगर एवं गांव, ये क्या हो गए, स्थानों के नाम हो गए। तो इनसे पता चल रहा है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो कोई विशेष होता है, विशेष में कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी विशेष, स्थान अथवा कोई वस्तु जो कि विशेष हो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, मीरा,
ताजमहल, मथुरा, मेरठ, रामायण, गीता, चेतक आदि। ये सारे नाम क्या हैं? विशेष हैं, क्योंकि राम सिर्फ एक थे। कृष्ण भगवान के बारे में आपने जानते ही हो, वो भी एक विशेष व्यक्ति थे। मीराबाई भी विशेष थी। ताजमहल एक ही है, वो जो कहाँ है? आगरा में है। मथुरा एक जगह का स्पेशल नेम है। मेरठ भी स्पेशल नेम है, क्योंकि वो मेरठ है इसलिए। रामायण के बारे में आप जानते हो, हमारा आदि ग्रंथ, ठीक है। रामायण, इस तरह गीता और चेतक, ये भी विशेष नेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ऐसे शब्द जो किसी वर्ग के, ठीक है, या किसी जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि कोई समूह का बोध कराता है, ठीक है। जैसे पुरुष, अब पुरुषों का कोई समूह है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पुरुष कौन सा है। पुरुषों में बहुत सारे पुरुष आ सकते हैं। स्त्री है तो स्त्री वो कोई सी भी हो सकती है, हमें पर्टिकुलर नेम नहीं पता उसका, हमें ये नहीं पता है कि वो सीता है, गीता है या कोई और है। ऐसे लड़का, आपके क्लास में हमारे कितने, मैंने एक वाक्य बोला, मेरी क्लास में 50 लड़के हैं, तो 50 लड़के हैं लेकिन उनका नाम नहीं पता है हमें, ठीक है। इस तरह लड़की वो कोई सी भी हो सकती है। घोड़ा, अब घोड़ा जैसे चेतक होता तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ घोड़ा घास चर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। कुत्ता गली में भौंकता है तो कोई सा भी कुत्ता भौंक सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह विद्यालय, भवन, पुस्तक आदि। अब पुस्तक है, कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, वो गीता है, कुरान है, बाइबल है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सी पुस्तक है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या होता है? वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आपको? ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, शांति, बीमारी, धैर्य, मिठास, सुंदरता, क्रोध, संगीत, सफलता आदि। ये क्या है? भाव, यहाँ से भाव निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों का बचपन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता बचपन के बारे में, तो ये क्या हो गया? भाव, एक भावपूर्ण शब्द हो गया ये, ठीक है। अंग्रेजी प्रभाव, व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के और भेद भी मानते हैं, ठीक है। वैसे तो मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन जो अंग्रेजी व्याकरण है उसके प्रभाव से कुछ और भी भेद है संज्ञा के। वो भेद कौन से हैं? आगे पढ़ लेते हैं। चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सेना, दल, जनता आदि, ये समूह है। अब कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनसे क्या बना है? एक कक्षा बन गई, बहुत सारे बच्चों को मिला के, ठीक है। इसी प्रकार भीड़ है, बहुत लोगों से मिलकर भीड़ बनी। सेना है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे मिलकर सेना बनती है। इसी तरह दल हो गया, और या पब्लिक यानी कि जनता आदि, ठीक है। फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, कांच, जल, दूध, कपड़ा आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिनको तोला जा सके, गिना जा सके, वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब है भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है। हमने भाववाचक संज्ञा ऊपर पढ़ी थी, तो हम पहले यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? पहला है जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे उनका जो मूल स्वरूप क्या होता है, वे मूल रूप में ही भाववाचक में होती हैं, जैसे सुख दुख, ज्ञान, अपमान, सत्य आदि। तो ये कि इनके मूल रूप में ही हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की क्या कौन सी होती हैं? जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे मित्र से क्या बनेगी? मित्रता, गर्म से गर्मी, गर्मी, पढ़ना से पढ़ाई, निकट से निकटता और अपना से अपनापन। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञाओं के दो प्रकार हो गए। ठीक है, एक तो जो मूल रूप में होती हैं और एक होती हैं जो कि दूसरे शब्दों से बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है यहाँ पर, तो बच्चों अभी हमने पढ़ लिया है इसको कि भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस अध्याय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलेंगे हम इसके आगे के भाग में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।